हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बीइंग सिंपल। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं गाला मॉडल क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ का 4th वीडियो, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर 2 का सेक्शन डी। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी कवर कर रखे हैं। तीनों वीडियोस प्लेलिस्ट में भी हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट सेक्शन में भी होगी शायद, पर डिस्क्रिप्शन में तो ज़रूर होगी ही, ठीक है। तो वहाँ से जाके चेक कर सकते हो, वरना चैनल पे सब कुछ अवेलेबल है ही। सॉल्यूशंस के वीडियो, एनटीए से रिलेटेड अपडेट, 9th 10th से लेकर सब कुछ है, ठीक है। सारे सॉल्यूशंस चैप्टर के नहीं हैं, बट 10th के तो बहुत सारे हैं और 9th के एक ही चैप्टर का है। बट अभी बहुत सारी चीज़ें उसमें और ऐड हो रही हैं, जैसे रिविजन सीरीज़। अभी तक 10th का एक ही वीडियो अपलोड हुआ है, बट उसमें अगर ज़्यादा सपोर्ट मिल रहेगा, ठीक है, तो हम लोग उसे भी आगे बढ़ाएंगे। बट ये सीरीज़ तो चल ही रही है, ठीक है। तो इसमें हम 4th वीडियो पे मिले हैं आज, जिसमें सेक्शन डी कवर करने वाले हैं। तो सेक्शन डी कवर करने से पहले मैं आपको ये बात बता देना चाहती हूँ कि इसमें कंस्ट्रक्शंस के भी क्वेश्चन हैं। तो कंस्ट्रक्शन ये है कि कर लो अच्छे से, बहुत ही अच्छे से, क्योंकि इसमें आपको 8 क्वेश्चन दिए होंगे, 5 अटैम्प्ट करने। तो कंस्ट्रक्शन अगर एक चैप्टर पूरा क्लियर है तो 2 क्वेश्चन तो उसी से निकल जाएंगे, ठीक है। बाकी बचा जैसे पाइथागोरस थ्योरम भी आपने एक याद करके रखा है, 50th क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा नीचे स्क्रीन पे यहाँ पे, तो वो हो जाएगा, ठीक है। और 1-2 कंसेप्ट क्वेश्चन, मतलब सेक्शन डी अगर आपने कुछ चीज़ें फॉर श्योर आती हैं आपको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और सब कुछ ऐसे धुंधला धुंधला है तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। उल्टा मार्क्स और जा सकते हैं, मतलब कुछ ऐसे नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग है, बट कुछ चीज़ों में श्योर रह के काम करो, ठीक है, तो परफेक्ट आंसर भी आएंगे और मार्क्स भी मिलेंगे। जैसे कंस्ट्रक्शन है, तो कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा कोई ऐसे याद रखने वाली चीज़ें नहीं है, या ऐसा भी नहीं है कि वो मतलब पहाड़ तोड़ने वाला टाइप, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो 2 क्वेश्चन तो कंस्ट्रक्शन के मिल रहे हैं, 50th क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम का है, और एक हाइट एंड डिस्टेंसेस अच्छे से आता है तो 48th क्वेश्चन कर सकते हो। मतलब आराम से ये पेपर पैटर्न आपके लिए, आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा कि अगर आप 1-2 चैप्टर इसमें छोड़ भी देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो कर रहे हो उसको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और हर एक सेक्शन का एनालिसिस करो, कौन से चैप्टर से ज़्यादा आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने मार्क्स में आ रहे हैं, किस टाइप के आ रहे हैं, वो खुद से भी थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ आपको कोई नहीं बता पाएगा। और अगर आप कंस्ट्रक्शन छोड़ रहे हो, मतलब सपोज़ आपने हर करना बिल्कुल भी मत, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ईजी है और आ भी जाएगा, बट सपोज आप छोड़ रहे हो तो बाकी के जो क्वेश्चंस पूछे हैं, जैसे कि 48 हाइट एंड डिस्टेंसेस का है, फिर ये सरफेस एरिया वॉल्यूम वाले चैप्टर से, फिर पाइथागोरस, एंड फिर ये सिमिलैरिटी वाला कंसेप्ट, ये स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है, तो वो मेक श्योर करना कि वो बहुत अच्छे से कर रहे हो। स्टैटिस्टिक्स के तो आपको लाइन में पूरे 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स भी अच्छे से किया तो 3 क्वेश्चन आराम से कर लोगे, ठीक है। सॉरी 2 क्वेश्चन है, वो ऊपर वाला सिमिलैरिटी का है। फिर भी 2 क्वेश्चन डायरेक्ट, 2 क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन से आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से आ रहे हैं, मतलब ये 2 चैप्टर भी बहुत अच्छे से किए हैं, तो सेक्शन डी के 5 में से 4 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। और एक पाइथागोरस याद करके रखा है, तो कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। सारे चीज़ें करनी ही आपको अच्छे से, बट अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाएगा तो 1-2 चैप्टर छोड़ो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑप्शन वाले में जिसमें निकल रहे हैं उसी में करना ऐसा। और जो उसके ऑप्शन में अल्टरनेटिव लेके चल रहे हो, मेक श्योर कि वो बहुत अच्छे से कर रहे हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ज्ञान बहुत हो गया। 46th क्वेश्चन से, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो ऑफ 5:8, मेजर द 2 पार्ट्स, राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ओके, सो हमें पहले क्या करना है कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने हैं और पूरा कंस्ट्रक्शन आपको एक फिगर ड्रॉ करना है। एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है 7.6 सेंटीमीटर का, और उसको रेशियो में डिवाइड करना है 5:8। और उसके बाद आपने ये सब कैसे किया है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन और कोई महान साइंस नहीं है, जो आपने किया है बस आपको वही लिखना है, बस एक मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना है और कुछ नहीं। सो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इसलिए लिख रखे हैं ताकि मुझे आपको समझाने में ईजी रहे। तो कई लोग ये करते हैं कि पहले स्टेप लिख देंगे उसके बाद करेंगे पहले, या तो फिर कई लोग कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन, मतलब फिगर पूरी कंस्ट्रक्ट करते हैं उसके बाद लिखते हैं, तो कई लोग साथ में करते हैं, बट आपकी मर्ज़ी, आप जैसे भी करना चाहो, ठीक है। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन से ही पता लग रहा है कि हमें एक लाइन सेगमेंट बनाना है, और वो मेजर भी उन्होंने दे रखा है। तो सबसे पहला स्टेप हमने लिख दिया कि हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है 7.6 सेंटीमीटर की, ओके। और उसके बाद मैं आपको कंस्ट्रक्ट करते जाऊंगी और दिखाती जाऊंगी, ठीक है। मैं यहाँ कर रही हूँ क्योंकि उसमें स्पेस ज़्यादा चाहिए।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 7.6 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट यानी एक लाइन ड्रॉ करने वाली हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली है और उसके बाद आपको एक राउंडर में पेंसिल, जैसे आपको पता है कैसे फिट करते हैं इसे, और राउंडर सजेशन ये होगा कि अच्छा वाला राउंडर लेके जाना, बिल्कुल भी ऐसे हिले डिले नहीं, एकदम परफेक्ट इसके मेजर्स आए सारे। घर से चेक करके जाना 2 बार या 2 लेके जाना, बट इसमें कोई भूल मत करना क्योंकि कंस्ट्रक्शन 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपने कंस्ट्रक्शन अच्छे से किया है तो सेक्शन डी के सोचो 2 क्वेश्चन तो आप वही कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें कोई गलती मत करना, अच्छे वाला राउंडर लेके चेक करके जाना और यहाँ से ये जो भी इसके बोल्स हैं उसको अच्छे से फिट करके जाना। इसके साथ की भी आती है, ठीक है, तो इसको अच्छे से फिट करके जाना। और वैसे तो छोटी पेंसिल ही एडवाइस है कि छोटी पेंसिल इसमें साथ में रखना, बिकॉज बड़ी वाली से हिल जाता है वो कई बार, तो छोटी वाली रखना, ठीक है। बट अभी मेरे पास नहीं, छोटी वाली नहीं मिल रही थी तो अभी मैंने इससे किया है। कोई दिक्कत नहीं आती है बट कई बार हिल जाता है हाथ से, ठीक है। तो 7.6 सेंटीमीटर की हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की। उसके बाद क्या करेंगे हम, एक पहले तो इसे पॉइंट्स के नाम दे देंगे। सपोज इस लाइन सेगमेंट पे हम बोल देंगे ये ए है पॉइंट, ये बी है, ओके। अब यहाँ से ए पॉइंट से हम एक रे ड्रॉ करेंगे जिसको हम बोलेंगे ए एक्स। तो ये हमने यहाँ से एक रे ड्रॉ कर दी है ए एक्स, ठीक है। ये लंबी लाइन इसलिए बनाई है क्योंकि यहाँ पे हमें और डिविजन्स करने हैं थोड़े से। टेक्स्ट बुक में शायद छोटा दिखाया है क्योंकि वो फिगर प्रिंट होके आई है, बट यहाँ पे हमें बनाना है तो हमें पता है कि थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने ये रे बनाई है, तो हमने ए बी बनाई। उसके बाद यहाँ से ए एक्स रे बनानी है, ठीक है। क्या करना है, ए बी को बेस मानकर यानी ए बी से एक्यूट एंगल बनाती हुई एक रे ड्रॉ करनी है ए एक्स, ठीक है। यहाँ पे उसको ए एक्स रे हमने बोला है और यहाँ पे हमें ए एक्स रे पर 13 पॉइंट्स लोकेट करने हैं। अब आपको 13 कैसे पता चलेगा, तो देखो 5:8 की रेशियो में हम बनानी है, ठीक है। 5:8 का रेशियो रखना है तो 5 + 8 करोगे तो कितना 13 आएगा, तो 13 पॉइंट्स लोकेट करने हैं, ठीक है। और वैसे ही अगर हमें कहा होता कि 2:3 में करना है तो 2 + 3 करते तो 5 होते, मतलब 5 पॉइंट लोकेट करने। तो जो भी रेशियो है, मतलब अगर A:B का रेशियो है तो आपको A + B करना है, उसकी जो भी वैल्यू आएगी हम उतने पॉइंट लोकेट करेंगे। बट हाँ, ये याद रखना है कि 2 पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो सब जगह इक्वल रहना चाहिए। जैसे सपोज़ मैंने यहाँ पॉइंट किया है ऊपर और यहाँ है, तो इन दोनों के बीच का, फिर इन दोनों के बीच का सबका जो है वो इक्वल रहना चाहिए, अलग अलग नहीं रहना चाहिए क्योंकि वो मेजर करने में फिर दिक्कत आएगी। और एक्चुअली भी हमेशा इक्वल रख के ही हमें काम करना है, ठीक है। तो वो करते हैं, पहले 13 पॉइंट्स लोकेट करने हैं आपको। तो करेंगे कैसे, हमने एक जगह यहाँ पे सपोज राउंडर रखा लाइन पे और यहाँ पे एक पॉइंट बनाया, ठीक है, इसे हम पॉइंट कहेंगे। फिर इसी पॉइंट पे आके फिर दूसरा पॉइंट बनाएंगे, फिर इस पॉइंट से आके नीचे तीसरा पॉइंट बनाएंगे। वैसे हमें टोटल 13 पॉइंट्स बनाने हैं। तो यहाँ पे हमने टोटल 13 पॉइंट्स बना दिए, आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम इनको नाम दे देंगे। तो ये ए, तो ये ए ऊपर वाला लाइन का पॉइंट है तो इसके नीचे वाला एग्जैक्ट A1, फिर ये A2, A3 ऐसे करके A13 तक। तो हमने यहाँ पे A13 तक पॉइंट्स बना दिए हैं और 13th जो पॉइंट है उसको बी के साथ ज्वाइन करके एक लाइन बना देंगे ताकि ये जो BAX है वो है एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल बन जाए। एक्यूट एंगल क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा है जब हमने AX लाइन बनाई थी तभी कहा है कि वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा। तो बस A13 पॉइंट को B के साथ ज्वाइन करके एक लाइन बना देंगे ताकि वो ट्राइंगल बन जाए। तो ये लाइन बनाने के बाद हमें 5:8 के रेशियो में कट करना है। तो 5th पॉइंट से लाइन ड्रॉ करेंगे इस लाइन तक, ठीक है, और वो भी पैरेलल ये BA13 के। BA13 वाली जो हमने लाइन बनाई है उसको बिल्कुल पैरेलल हम A5 से लेकर यहाँ तक बनाएंगे और फिर ये जो भी पॉइंट आएगा यहाँ पे हम उसको C बोलेंगे, ठीक है। तो पहले लाइन बनाते हैं और 5th से क्यों, क्योंकि हमें 5:8 के रेशियो में कट करना है। 5:8 के में कट करना है, इसका मतलब ये नहीं 5 और 8 को करेंगे 5, ठीक है। तो यहाँ तक कितने पॉइंट्स आ रहे हैं 5 और फिर 8, तो यहाँ से 5 यहाँ से 8, तो यहाँ से 8 गिनोगे तो वो 13th पॉइंट आएगा। तो हमने 13 से लाइन बनाई है और एक 5th से, ठीक है। तो ये हमने लाइन बना दी है। बट A5 को बनाने को तो यहाँ से भी बन सकती थी, ये से भी बन सकती थी, ऐसे भी बन सकती थी, बट हमें क्या कहा है पैरेलल बनानी है
BA13 वाले लाइन के, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे तो ये पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल है, तो ऐसे लाइन बनानी है आपको, ठीक है। अब ये बन गया, उसके बाद इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे सी नाम दे दिया। अब उसके बाद हमें मेजर करना है AC और CB, ठीक है, क्योंकि ये पार्ट देखो ये 5:8 में डिवाइड हो गया है। 5:8 में कैसे, क्योंकि यहाँ से हमने 5th पॉइंट कनेक्ट किया है और नीचे से 13, और 5 और 13 के बीच का गैप है 8, तो 5:8 में ये पूरा बढ़ चुका है, डिवाइड हो चुका है। तो अब ये मेजर करेंगे कि कितना आ रहा है, ठीक है। तो हम मेजर करेंगे इसको, मैं सेट्स को ऐसे कर रही हूँ, आप स्केल से ही करना, ठीक है। सेट इसको रखेंगे इस पॉइंट पे, एग्जैक्ट तो नहीं, 2.8 या 2.9 के करीब आ रहा है। 1 मिनट सेट करते हैं। यहाँ से आपको अब दिख रहा होगा 2.9 एग्जैक्ट आ रहा है हमारा, क्योंकि यहाँ से ये पॉइंट आपको दिख रहा है 2.9 आ रहा है। और इसके बाद हम ये CB को मेजर करेंगे कितना आ रहा है। ये आपको 4.7 अप्रॉक्स दिख रहा है, ठीक है। 7 और 8 के थोड़ा सा बीच में है, बट हम 7 लेकर के चलेंगे क्योंकि हमें वो तो आइडिया है कि 7.6 सेंटीमीटर है। तो मतलब आप जब भी AC और BC की मेजरमेंट लिखो तो एक चीज़ ध्यान रखना कि उन दोनों का सम तो 7.6 ही होगा, तो उसके नियर अबाउट ही लिखना, ज़्यादा दूर मत लेके जाना, ठीक है। अगर नहीं भी आ रहा है तो थोड़ा सा ध्यान से करना, मतलब ऐसे ही नहीं है कि अगर कुछ भी आ रहा है और तुक्का मार दिया, ऐसे नहीं करना है, बट थोड़ा सा इधर उधर आ रहा है तो ठीक है, वरना तो एक तरह से आइडिया लग ही जाएगा। ये आ गया, तो फिर लास्ट में बस हमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिख देना है कि ऑन मेजरिंग AC इक्वल्स टू ऑन मेजर AC इक्वल्स टू 2.9 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल्स टू 4.7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया। काफ़ी इजी था, बट समझाने में थोड़ा सा टाइम लग गया था, अदरवाइज ये काफ़ी इजी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 47th क्वेश्चन है हमारा, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ द रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ द रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स लेंथ, राइट द स्टेप्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन। अब हमें क्या कहा है, हमें टेंजेंट बनानी है 4 सेंटीमीटर रेडियस के सर्कल की, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। अब ये दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं जिनका सेंटर सेम है, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर वाला यानी आउटर सर्कल जो है, वहाँ से उसके एक पॉइंट से हमें इनर सर्कल के लिए टेंजेंट बनाना है और उसकी लेंथ मेजर करनी है, और उसके बाद स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है। तो देखते हैं उसको कैसे करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि मैंने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखे हैं, तो 47 में सबसे पहले तो हम कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाएंगे 4 सेंटीमीटर के और 6 सेंटीमीटर के। तो पहले वो बनाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की मेजरमेंट ले लो, उसके बाद राउंडर से सर्कल परफेक्ट बनाना है। कंस्ट्रक्शन में कभी इधर उधर नहीं करना है कुछ भी। ये 4, ये हिल रहा है क्योंकि एक हाथ से मोबाइल है पकड़ा हुआ, इसलिए यहाँ पे 6, ठीक है। तो ये हमने ले लिया है, और जो मिड पॉइंट मतलब पॉइंट जहाँ से हम बनाने वाले हैं वो ये, तो ऑलमोस्ट इक्वली आएगा। तो मैं पहले बना देती हूँ, ठीक है। ये 4 पे मेजर किया हमने और यहाँ पे 6 पे पॉइंट किया है, क्योंकि हमें 4 और 6 वाले 2 सर्कल बनाने हैं, ठीक है। तो मैंने जो ये मेजरमेंट्स लिए थे उसके अकॉर्डिंग ये 4 का और ये 6 सेंटीमीटर का सर्कल, रेडियस की सर्कल बनाया है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो बीच की जगह पे ही करो, बीच का एरिया ही सिलेक्ट करो, बिकॉज एक बार साइड में करते हो तो पूरा फिगर फिर रफ करना पड़ता है, क्योंकि वो पूरा आता नहीं है एक बार में, ठीक है। तो ये 4 का और ये 6 सेंटीमीटर का मैंने सर्कल बनाया है, और एक को हम C से रिप्रेजेंट करेंगे तो दूसरे को C डैश से, ठीक है। तो रिप्रेजेंट करना हो गया। अब इसके जो सेंटर है उसको O कह देंगे। तो यहाँ पे जो इनर सर्कल है उसको यहाँ पे एक पॉइंट नोट करेंगे OA P। फिर आपको O और P का मतलब OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है। तो वो कैसे करोगे, वो यहाँ से O पे रख के, ठीक है, यहाँ से एक मार्क करना है, फिर वही P से लेकर एक मार्क करना है आपको। एक मिनट वेट, इतना ज़्यादा नहीं लेना है, O और P से मार्क करना है आपको। तो यहाँ से ये मैंने P से बनाया है, यहाँ से ये
ओ से, ठीक है, इंटरसेक्ट करने चाहिए दोनों मार्क। वैसे ही सेम नीचे भी ओ से और पी से, सॉरी भूल गया। तो ये एग्जैक्ट है। अब यहाँ से इन दोनों मार्क से इंटरसेक्ट होता हुई तो यहाँ से जो ये ओपी लाइन है और उसको जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो ओ डैश पे कट करेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम ओ डैश बोल देंगे, ओ डैश। और ओ डैश को रेडियस मानते हुए हम एक सर्कल बनाएंगे, यानी यहाँ से इसको यहाँ पॉइंट पे रखते हुए और इतना डिस्टेंस लेके एक परफेक्ट करना है, ठीक है। इसको रेडियस मानते हुए हम एक सर्कल बनाएंगे। तो यहाँ से हमने एक सर्कल बनाया है, ठीक है। तो वो जो पी पॉइंट पे टच करेगा सी डैश वाले सर्कल को, और सी वाले सर्कल को 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, तो हम उनको 2 पॉइंट का नाम दे देंगे टी और क्यू। ये जो पॉइंट है उसको क्यू कह देंगे। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट एक बार समझ लो, ठीक है। पहले हमने 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाए, ठीक है, और उसके बाद क्या किया कि यहाँ पे ओ वाला जो सेंटर पॉइंट है और पी हमने एक आउटर सर्कल पे पॉइंट लिया है, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के एक लाइन खींची, और उस वाले पॉइंट पे जहाँ ओपी कट कर रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को या मिल रहा है, उसे ओ डैश कह के सेंटर मान के इतनी रेडियस का एक सर्कल बना लिया। और वो वाला जो सर्कल है वो सी को जहाँ कट करेगा उसे टी और क्यू पॉइंट कह दिए, और जहाँ पे सी डैश वाले सर्कल को कट करेगा वो पॉइंट तो पी ही है पहले से, ठीक है। तो टी और क्यू ये मिल चुके हैं। अब बस पी से टी और क्यू तक हम 2 लाइंस बना देंगे और वही हमारी टेंजेंट होगी, और उसके बाद हमें मेजर करना है उनकी लेंथ, ठीक है। तो लाइन बना देते हैं। तो जो ये 2 लाइंस यानी पी टी और पी क्यू जो हमारे हैं वो हमारी टेंजेंट्स हैं जो हमें बनानी थी, ठीक है। तो अब उनकी लेंथ मेजर करेंगे। तो लेंथ मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी 2 टेंजेंट्स हैं, ठीक है, और ये पी ओ वाली लाइन है, तो हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने पी टी बनाया है वैसे हम ओ से टी तक ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। ओ से टी तक ऐसे डॉटेड लाइन, और वैसे ही ओ से क्यू तक। मेजर करने का एक तरीका है, वेट, आपको दिख रही होगी आई होप। तो ये बनाने के बाद हम क्या करेंगे, आपको पता है कि ये ओ टी जो है वो रेडियस हो जाएगी इस सी वाले सर्कल की। ये जो सी सर्कल है हाईलाइट कर रही हूँ अभी मैं, कुछ दिख जाए, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है बट समझ आ जाएगा। ये जो सी सर्कल है उसकी ये रेडियस होगी क्योंकि ये सेंटर है, तो यहाँ तक की ये जो रेडियस हो जाएगी, ठीक है। और ये उसकी टेंजेंट है क्योंकि इसी की तो हमें टेंजेंट बनानी थी, तो पी टी टेंजेंट है, ओ टी रेडियस है, तो ये दोनों तो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे ही। तो ये क्या हाइपोटेनियस हो गया, ये बेस ओ पी हमारा या पी ओ बोलो तो ये हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस से हम ये यूज़ कर सकते हैं, ओ पी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ टी स्क्वायर प्लस टी पी स्क्वायर, ये यूज़ कर सकते पाइथागोरस थ्योरम से। ये राइट एंगल बनेगा तो ओ पी स्क्वायर, ठीक है, क्या है वो रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल, क्योंकि ये बाहर के सर्कल का, ये सेंटर से बाहर तक के सर्कल का पॉइंट है। तो क्या 6 थी हमारे पास, तो 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ टी स्क्वायर। तो ओ टी क्या है, रेडियस ऑफ द स्मॉलर या इनर सर्कल का हो, तो वो क्या 4 थी, प्लस टी पी स्क्वायर, टी पी या पी टी जो भी कहो, तो वो तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट है जो हमें फाइंड करनी है, तो वो एज इट इज़ रखेंगे। फिर ये क्या आएगा 36 इक्वल्स टू 16 प्लस टी पी स्क्वायर या पी टी स्क्वायर, सॉरी पी टी स्क्वायर कहो कि आगे हमने नोटेशन में पी टी यूज़ किया है, ठीक है। तो 36 माइनस 16 20 इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर। दोनों साइड रूट ले लेंगे तो क्या आएगा, पी टी इक्वल्स टू अंडर रूट 20 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 4, 4 अंडर रूट के बाहर जाएगा तो 2 अंडर रूट 5। तो इसकी वैल्यू तकरीबन 4.47 या 4.48 के आसपास आएगी, 4.5 भी कह सकते हो। तो ये हमारी लेंथ है टेंजेंट्स की। तो ये कैसे किया मैं आपको अभी वापस शॉर्ट में समझा रही हूँ। पहले हम 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करेंगे, एक 4 सेंटीमीटर का और एक दूसरा वाला 6 सेंटीमीटर का। फिर ओ सर्कल ले लेंगे,
एक सर्कल को सी कहेंगे, दूसरे को सी डैश। आउटर वाले सर्कल पर एक पी पॉइंट लेंगे और अंदर सेंटर को ओ कहेंगे। उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करेंगे, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेगा। और उस पर जो पॉइंट होगा उसे ओ डैश कहेंगे, जो ओ पी को कट करेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट, उसे ओ डैश कहेंगे। ओ और ओ डैश को रेडियस मानकर एक दूसरा सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। दूसरा सर्कल ड्रॉ करने के बाद पी जो दूसरा सर्कल है वो अंदर वाले को जहाँ भी कट करेगा, 2 पॉइंट्स पे कट करेगा सी वाले सर्कल को, उन्हें टी और क्यू कह देंगे। और उसके बाद पी को टी से जोड़ेंगे और क्यू से जोड़ेंगे, वही दोनों हमारी टेंजेंट्स होगी। और आगे की कैलकुलेशन तो आपको अभी पता ही है कैसे की। कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब अगर चीज़ें पता है कैसे करनी है तो कुछ इसमें नहीं याद रखने वाली चीज़ नहीं है। और स्टेप्स तो मैंने आपको दिखाए ही हैं, वापस दिखाती हूँ। तो ये हमारे स्टेप्स हैं। ओ डैश को यहाँ तक तो मैंने बताया ही था आपको, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको ओपी का ड्रॉ करना है। उसके बाद जहाँ वो इंटरसेक्ट करेगा उसे ओ डैश सेंटर ले लेना है। और उसके बाद ओ डैश रेडियस का हमें एक सर्कल बनाना है जो सी को, जो अंदर इनर सर्कल है उसे टी और क्यू पे कट करेगा। और उसे हम जो पी टी और पी क्यू लाइन हम ज्वाइन करेंगे पॉइंट पी से टी तक और क्यू तक, वो हमारे टेंजेंट्स होंगे। और उसके बाद हम मेजर करेंगे लेंथ को, तो वो तकरीबन 4.5, जो हमारा 4.47 या ऐसे कुछ आ रहा था, ठीक है। तो वो उसे अप्रोक्स 4.5 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 2 कंस्ट्रक्शन खत्म हुए हैं। इसके बाद हम 48 क्वेश्चन देखते हैं। A tower stands vertically on the ground from a point on the ground which is an 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60. Find the height of the tower. तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हाइट एंड डिस्टेंस जैसे नॉर्मल कंसेप्ट पे पता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ये चीज़ें कैसे होती हैं, तो बिल्कुल क्वेश्चन इजी है। देखते हैं। तो यहाँ हमें क्वेश्चन में क्या कहा है, एक टावर है, वर्टिकली खड़ा है ग्राउंड पे, और वहाँ से एक पॉइंट है ग्राउंड से थोड़ा सा, मतलब टावर से थोड़ा सा दूर 15 मीटर की दूरी पर। और वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर का है 60 डिग्री। तो हमें हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है। सबसे पहले तो हम ऐसे फिगर बना लेंगे, ठीक है। तो सपोज करो कि ये वो टावर है ए बी इज़ द टावर। हमें यहाँ पे स्टेटमेंट, आप 2-3 चीज़ें लाइन लिख लेना क्योंकि सेक्शन डी का क्वेश्चन है, ज़्यादा मार्क्स वाला है। और इस क्वेश्चन में ज़्यादा है भी नहीं कि हम ज़्यादा कुछ लिख पाएँ, तो ये छोटी छोटी चीज़ें लिखना ताकि सुपरवाइज मतलब जो चेक करने वाले हैं पेपर, वो इम्प्रेस होकर मार्क्स दे दें अच्छे से का, ठीक है। तो पहले लिखना, सपोज ए बी इज़ द टावर ऑफ द हाइट एच एंड सी इज़ द पॉइंट, ठीक है, विच इज़ 15 मीटर फार फ्रॉम दी बी पॉइंट, और वी कैन से टावर से, ठीक है। टावर से 15 मीटर की दूरी पे है और एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। तो अब कौन सा रेशियो यूज़ करना है ट्रिग्नोमेट्री का, वो कैसे बताएंगे। वो ऐसे कि देखो, एक आपको दिया है और एक आपको फाइंड करना है, एच आपको फाइंड करनी है हाइट, तो उन दोनों से रिलेटेड जो भी होगा वो हम यूज़ करेंगे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला होता है, ठीक है। तो अब ये सोचना है, तो ये वाला एडजेसेंट है और ये अपोजिट, तो एडजेसेंट और अपोजिट को कनेक्ट करें ऐसा रेशियो कौन सा है। तो सबसे पहले 10 दिमाग में आएगा, तो हमें बस वही करना है। तो 10 60 डिग्री लेंगे, ये जो एंगल है, तो वो क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट है हमारे पास एच, वही फाइंड करना है, अपॉन एडजेसेंट क्या है 15। 10 60 की टेबल पर से वैल्यू देखना, √3 होती है। टेबल याद होना चाहिए, और नहीं याद है तो चैनल पर एक ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल को 2 मिनट में कैसे याद करना है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, चेक करना जाके, बहुत अमेजिंग ट्रिक है। तो 10 60 की वैल्यू √3 इक्वल्स टू h/15। तो h की वैल्यू क्या आ गई, 15 इंटू √3 मीटर, ठीक है। आपके यहाँ पे आंसर्स भी ऐसे ही दिए हुए हैं कि √3 की वैल्यू आपको बताई हुई है क्वेश्चन में, तो मल्टीप्लाई करके 15 से फाइनल जो आंसर है पॉइंट में वो निकल जाएगा। अगर नहीं दी है तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है, ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि √3 की वैल्यू 1.73 होती है, बट आपको अगर यहाँ पे दिया नहीं है तो आपको आगे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो 48 क्वेश्चन बस इतना ही था। सोचो अगर ये थोड़ी सी भी चीज़ पता थी तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, ठीक है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था। तो अब 49th क्वेश्चन को देखते हैं। 49th क्वेश्चन है, सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ द सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 37 सेंटीमीटर। इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड इट्स वॉल्यूम। ओके, तो हमें दिया गया है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी रेडियस और हाइट का जो सम है वो है 37, और उसका टोटल सरफेस एरिया हमें बताया है, हमें फाइंड करना है वॉल्यूम।
तो सबसे पहले ये जो ऐसे क्वेश्चन है उसमें फिगर बना लो तो ज़्यादा सही रहता है, चीज़ ये समझ में आती है, वरना तो वैसे ही क्वेश्चन हार्ड देख के लगते हैं। तो ये हमारा सिलेंडर है, इसकी जो रेडियस और हाइट का जो सम है वो है 37, और जो इसका टोटल सरफेस एरिया में दिया है वो है 1628। ठीक है, और हमें क्या है टीएसए ऑफ सिलेंडर यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला है 2πRh प्लस 2πr², यानी शॉर्ट में हम उसको जो नीचे हमने सेकेंड इक्वेशन दिखाया है वैसे लिखते हैं 2πr इंटू ब्रैकेट में r प्लस एच। ये कैसे आया ऊपर का आपको पता है, शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो 2πRh तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, मतलब ये सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और 2πr² हम इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि नीचे से एक सर्कुलर पार्ट दिख रहा है, ऊपर से भी दिख रहा है, तो एक का πr², तो दोनों का 2πr², और ये सर्कल का सॉरी सिलेंडर का 2πRh, दोनों को ऐड करेंगे। पहले 2πr कॉमन निकाल लेंगे बाहर, इधर से h बचेगा, इधर से एक r बचेगा। ठीक है, तो वो आ गया टोटल सरफेस एरिया की फॉर्मूला आ गई। अब हमें बात यह है कि टोटल सरफेस एरिया दिया है, हमें फाइंड नहीं करना है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए, हमें रेडियस और हाइट चाहिए, तो वो हमें दोनों निकालने पड़ेंगे, क्योंकि देखो एक निकल जाएगा तो दोनों दूसरा मिल ही जाएगा, क्योंकि एक इक्वेशन तो है, तो उसे हम लोग फर्स्ट कह देंगे। एक हमें दी हुई है, एक हमने खुद, ये हमें फॉर्मूला पता है, हालांकि हमने कोई ज़्यादा बड़ा 3 नहीं मान रहा है, ये हमें पता है। ठीक है, और इसको हम कह देंगे इसकी वैल्यू हमें दी है 1628, तो क्या करेंगे, बस इसे इक्वल्स सिंप्लीफाई करेंगे, आगे इक्वल टू लगाएंगे। और यहाँ पे एक बड़ी बात और है कि यहाँ पे ध्यान जाना चाहिए, अगर ये क्वेश्चन आपने उठाया है तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पे r प्लस एच है जो हमें दिया है क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट पुट कर देंगे, ऐसा नहीं सोचना है कि आर एच क्या है, कुछ नहीं, हमें ये चीज़ पता है कि r प्लस एच 37 है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर देंगे, फिर वेरिएबल एक r ही बचेगा जो हमें यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, 37 है तो दूसरी साइड जाएगा तो वो डिवीजन में जाएगा, तो 1628/37। ठीक है, तो 1628/37, तो उसका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो 44 आएगा, तो 2πr इक्वल्स टू 48, तो πr इक्वल्स टू 22, 2 नीचे गया 44 के, तो 22, और पाई को हमें 3.14 लेना है, ऐसा कहा नहीं गया है, और यहाँ पे सामने 22 दिख रहा है, तो हम 22/7 ही लेंगे, ताकि हमें लग रहा है कि कुछ कैंसिल हो जाए। तो पाई को 22/7 लिया, तो एक यहाँ से 22, एक यहाँ से कैंसिल, तो आ जाएगा r/7 इक्वल्स टू 1, देयरफॉर r इक्वल्स टू 7। तो r की वैल्यू मिल गई। अब फर्स्ट इक्वेशन में r की वैल्यू पुट करेंगे तो h की भी मिल जाएगी, तो 7 प्लस h इक्वल्स टू 37, तो वहाँ से आ गया h इक्वल्स टू 30। अब वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या है, πr²h, सिलेंडर है तो कौन होता तो 1/3 πr²h। फॉर्मूलाज आपको याद नहीं रहती है तो कमेंट करना नीचे, ठीक है, उस पर भी एक अच्छा सा वीडियो बनाएंगे। तो अभी सिलेंडर के लिए देखना है, तो वॉल्यूम की फॉर्मूला क्या है, πr²h, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमने 7 इंटू 7 स्क्वायर है इसलिए, इंटू 30 हाइट, एक 7 से एक 7 कैंसिल, बाकी इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे 4620 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशंस और ये सब में भी थोड़ी सी पकड़ रखना, क्योंकि कैलकुलेटर नहीं होने वाला आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50th क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम। यार ये मैंने क्वेश्चन अभी इसलिए नहीं कराया है इस वीडियो में, क्योंकि मुझे नहीं लगा इसको कराने की ज़रूरत है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम आपके रेडीमेड टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है और बिल्कुल वैसे ही लिखो तो ज़्यादा अच्छा है। बट हाँ, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बात अलग है, समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बताना, बाकी एनसीईआरटी में दिया है वैसे ही सही से लिखो। ठीक है, और अलग तरीके से अपने नोटेशन सब कुछ यूज़ कर सकते हो, बट पूरे अच्छे से एक बार समझ लेना। तो इसलिए मैंने नहीं करवाया है, क्योंकि यहाँ पे मुझे खास ज़रूरत लगी नहीं, और इस चीज़ में बच्चे कमज़ोर नहीं होते, पाइथागोरस थ्योरम वीरम तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये क्वेश्चन फिक्स से आने वाला है। ठीक है, तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट करके बताना, मैं इस पर भी वीडियो आप लोग अच्छे से सिर्फ एक पाइथागोरस पे छोटा सा वीडियो बना के आपको बताऊँगी, बट इसमें मुझे अभी ज़रूरत नहीं लगी इस वीडियो में डिस्कस करने की इस चीज़ को। बट अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, कुछ भी नहीं आ रहा है समझ में, तो नीचे बता देना। ठीक है, 51st क्वेश्चन, मैंने 51 क्वेश्चन, ABC triangle ABC is similar to triangle PQR. Find the missing quantities in the following table which are marked by the question sign. तो हमें दो ट्राइंगल दिए हैं, कहा है वो दोनों सिमिलर हैं, और बाकी की चीज़ें हमारे ऊपर छोड़ दी हैं कि हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत बहुत ज़्यादा ईजी है, एक चीज़ समझ में आ जाए तो
कि सिमिलैरिटी की कंडीशन क्या होती है, साइड्स प्रोपोर्शन में होती है। अब कौन सी साइड्स, तो यहाँ से आपको दिख रहा है ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर। तो यहाँ पे ऐसे नहीं होता है उसकी जैसा, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन या एडिशन में लिख दिया वैसे नहीं होता है। देखो जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, एरिया होता है हमारा ट्राइंगल का हाफ बी क्रॉस एच, तो इसको हम हाफ इंटू एच क्रॉस बी भी लिख सकते हैं। तो वैसे यहाँ पे सिमिलरिटी में ऐसे नहीं कर सकते। अगर ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर दिया है, जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर दिया है, तो फिर ए बी प्रोपोर्शनल टू पी क्यू इक्वल्स टू बी सी डिवाइडेड बाय क्यू आर इक्वल्स टू सी ए डिवाइडेड बाय आर पी। ऐसे ही लिखना होगा। अगर यहाँ पे फिर इसकी जगह आर क्यू पी दिया होता तो डिफरेंट नीचे रेशियो आते, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि ऐसे नहीं अपने मन से ऑर्डर चेंज कर लिया, जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। तो यहाँ पे हमें नीचे दिया है सिमिलर है, तो उसके बाद ये वाली कंडीशन होगी ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, ठीक है। तो वहीं से कुछ चीज़ें हमने यूज़ करके आगे के आंसर्स निकाले हैं, ठीक है। जैसे उस वाली कंडीशन में से हमने 2 को इक्वल ले लिया, 3 दिए हुए हैं तो हम 2 को इक्वल करके कुछ निकाल सकते हैं अपने हिसाब से चीज़ें, ठीक है। तो क्या करेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। ए बी क्या है 4 अपॉन पी क्यू 2.4। ए बी और पी क्यू की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में हमें। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ए बी दिया है, बी सी फाइंड करना है, और यहाँ पे पी क्यू है, क्यू आर भी है, तो सिर्फ बी सी अननोन होगा अगर हम ये वाली चीज़ यूज़ कर रहे हैं। तो बस वैल्यूज पुट की ए बी और पी क्यू की, यहाँ पे बी सी हमें फाइंड करना है और क्यू आर 3.6 है। तो बस बी सी को एक तरफ लेके बाकी सबको एक तरफ लेके जाओ। जैसे यहाँ पे देखो 4 इंटू ये जो डिवीजन में है वो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 3.6 डिवाइड बाई 2.4। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे ताकि ये पॉइंट निकल जाए। तो फाइनल हमारे पास आएगा 4 इंटू 36 डिवाइड बाई 24। तो 4 1 जा 4 6 जा 6 1 जा 6 6 जा, तो बी सी आ गया 6 सेंटीमीटर। इसी में हमारे पास सेकंड है, ठीक है। इसी में सेकंड है कि ए बी है हमारे पास, सी ए है, यहाँ पे पी क्यू है, पर आर पी फाइंड करना है। मतलब हर बार अगर आप 4 टर्म्स ले रहे हो ऐसे, तो एक मिसिंग है, 3 है। तो यहाँ पे हमारे पास ए बी है, पी क्यू है, सी ए है, बट आर पी नहीं है। तो ये 3 वैल्यूज रख के आर पी को एक साइड लेके बस वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे हमने ऊपर वाले में किया। ए बी की वैल्यू रखो, पी क्यू की रखो, सी ए की रखो। तो वैसे ही आर पी डिवीजन में तो उस साइड मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। ऊपर यहाँ पे 9 तो है ही, ये डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में आया, और ये यहाँ से नीचे इस साइड आएगा। ऊपर 10 से मल्टीप्लाई, नीचे 10 से मल्टीप्लाई, ऊपर पॉइंट हटाने के लिए, तो क्या आ गया 9 इंटू 24 अपॉन 40। समझ आ गई ये चीज़। तो 4 6 जा 4 10 जा 2 3 जा 2 5 जा, तो 27/5 आ गया। तो 5.4 सेंटीमीटर, यानी आर पी की वैल्यू आएगी 5.4 सेंटीमीटर। तो सेकेंड वाला देखते हैं अभी, एक्चुअल सेकेंड वाला क्वेश्चन। ए बी दिया है हमें, बी सी दिया है, इस साइड पी क्यू है और क्यू आर फाइंड करना है। सेम वही मेथड से ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर करेंगे। जिसमें 3 चीज़ें दी हैं वही चीज़ करेंगे, मतलब इक्वालिटी आप अपने हिसाब से देख लेना कैसे लेनी है। तो ए बी है 5, पी क्यू है 7, बी सी है 5, क्यू आर हमें फाइंड करना है। तो क्यू आर को इस साइड ले जाएंगे, एल एच एस साइड, और बाकी सबको इस साइड। तो 5 ऊपर है, 7 यहाँ डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में आएगा, और वो ऊपर से नीचे आएगा, तो 5 5 कैंसिल, क्यू आर इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो सेकेंड वाले में ही अब दूसरा देखते हैं कौन सा हमें फाइंड करना है। सेकेंड वाले में ए बी है, सी ए नहीं है, पी क्यू है और आर पी है। पी क्यू आर पी है बट सी ए नहीं है, और ए बी भी है। ए बी है, पी क्यू है, सी ए नहीं है और आर पी है। 3 चीज़ें हैं, चौथी नहीं है। तो जिस साइड ये है उसको, मतलब वेरिएबल को एक साइड रखो, बाकी सब एक साइड जाने दो। तो 5 इंटू नीचे तो 7 है ही, और ये ऊपर आ जाएगा 11.2। तो पॉइंट निकालने के लिए ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 5 इंटू 112 डिवाइड बाय 7 इंटू 10, ठीक है। समझ आ रही है। तो 5 1 जा 5 2 जा
यहाँ पे 256 था, तो 56/7 तो कितना आएगा 8, तो सी ए की वैल्यू आ गई 8। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वापस एक बार देखना है इसको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। बस सिमिलरिटी की कंडीशन यूज़ की है और कुछ नहीं है। और यहाँ से अगर नहीं समझ में आया तो ये तीनों इक्वल है, प्रपोर्शन में आते, तो हमने किसी दो को उठाया, कई बार इन दो को उठाया है, ठीक है। 52 स्टैटिस्टिक का सम आ गया है, ठीक है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला थोड़े से अलग टाइप के सम्स होते हैं। इसमें आपको वैसे तो कहा गया होता है कि मीन फाइंड करो, मीडियन फाइंड करो, मोड फाइंड करो, बट इसमें सामने से दिया होता है और बोलेंगे कि फ्रीक्वेंसी फाइंड करो, ठीक है। तो क्लास दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, यहाँ पे एक जगह एफ भी दिया हुआ है। बट आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि कब कौन सी मेथड यूज़ करनी है, डायरेक्ट मेथड यूज़ करनी है, एज्यूम्ड मीन यूज़ करनी है, स्टेप डेविएशन कब करनी है। तो स्टेप डेविएशन या एज्यूम्ड मीन तब यूज़ करते हैं जब एफ आई या एक्स आई में से जिसकी वैल्यू बड़ी हो, क्योंकि डायरेक्ट मीन में तो हमें एफ आई इंटू एक्स आई करना होता है और आपके पास कैलकुलेटर होता नहीं है, तो आपके लिए कैलकुलेशन लंबी ना हो जाए, इसलिए हम दूसरी दो मेथड में से कभी कभार दूसरी को यूज़ करते हैं, ताकि एफ आई एक्स आई बड़े होने की वजह से आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो मेथड दिखा रही हूँ वो है अपनी स्टेप डेविएशन। आप एज्यूम्ड मीन से भी कर सकते हो, डायरेक्ट से भी कर सकते हो, बट डायरेक्ट से मेरी एडवाइस है ना करो क्योंकि बड़ा हो जाएगा बहुत, ठीक है। तो हमने स्टेप डेविएशन से किया, तो वो देखते हैं कैसे किया है। तो ये हमने क्लासेस लिख दिए। एक्स आई यानी इनका मिड पॉइंट, तो 0 + 10/2 करोगे तो 5 आएगा, 10 + 20/2 करो 15 आएगा, वैसे 10 10 10 प्लस करते जाओ 95 तक। तो एक्स आई ये हो गया हमारे मिड पॉइंट्स। एफ आई हमें दिया हुआ है और डी आई है एक्स आई माइनस ए हमने 45 को मान लिया, मतलब ऑब्जर्वेशंस जो भी, मतलब हमारी एक्स आई जो होगी उनकी मिडल वैल्यू को ए कहेंगे या इनमें से किसी को भी ए कह सकते हो, बट हमने 45 को कहा है। तो यहाँ पे डी आई मतलब एक्स आई माइनस ए, एक्स आई मतलब उस कॉलम के लिए वो वाला एक्स आई लेंगे, जैसे 5 - 45 तो -40, 15 - 45 तो -30, 25 - 45 तो -20, वैसे ही पूरी कॉलम आएगी। जैसे यहाँ पे 45 - 45 तो 0, 55 - 45 तो 10, यहाँ से प्लस वाले चालू हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि 0 के ऊपर और 0 के नीचे सब सेम आ रहा है, मतलब जैसे वाई एक्सिस हम लिखते हैं बिल्कुल वैसे। उसके बाद यू आई यानी क्या होता है DI/H, या तो ये कह दो कि यू आई होता है XI माइनस A/H। H होता है यहाँ पे लेंथ ऑफ द क्लास या क्लास इंटरवल या साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। तो यहाँ पे 10 है, तो हम क्या कर देंगे, सिंपली बस जो ये DI है उसको 10 से डिवाइड करेंगे। -40 को 10 से करेंगे तो -4 -3, सबको 10 से करते जाओ, -2 -1 0 1 2 3 4 5 ऐसे आता जाएगा। फिर क्या करोगे, FI और UI का मल्टीप्लिकेशन करो, तो ये कॉलम आ जाएगी पूरी। 8 × -4 -32, 4 × -3 -12, 20 × -2 -40, ऐसे करके पूरी कॉलम आ जाएगी। ये बहुत इजी होगा, आपको दिख रहा होगा। FI UI इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म भी 50 से ऊपर नहीं गए। और हाँ, यहाँ पे F है, UI यहाँ 2 है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी F है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2F लिखना है। उसके बाद सिग्मा FI UI आपको कैलकुलेट करना है, कितना आएगा। सिग्मा FI UI है वो हमारा आ जाएगा 2F - 55, जैसे कैलकुलेट करते हैं वैसे ही, बस 2F जैसे वेरिएबल है उसको भी वैसे ही रखना है समेशन में। तो FI UI आएगा हमारा 2F - 55, और सिग्मा FI जब आप करोगे तो वेरिएबल के साथ ही आएगा वो भी, तो वो आएगा 185 + F, ठीक है। तो बस आगे उसी मेथड से जैसे हम मीन फाइंड करते हैं स्टेप डेविएशन से, वो है x बार इक्वल्स टू A + HU बार। यहाँ पे U बार क्या है, वो है सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI। सिग्मा FI UI हमने पीछे फाइंड किया 2F - 55, और सिग्मा FI है 185 + 15 185 + F, सॉरी, ठीक है। तो U बार है, H हमारे पास 10 है, हमें पता है क्लास लेंथ है वो, या साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, और A हमने 45 माना है, तो बस उसे पुट कर देंगे फॉर्मूला में। तो क्या आएगा 45 + 10 इंटू ये पूरा ब्रैकेट। मीन हमें यहाँ पे दिया हुआ है 43.75, ठीक है। तो 45 इस साइड आएगा तो माइनस में आएगा, तो 43.75 - 45 करोगे तो आंसर आएगा 1.25। यहाँ पे फिर 10 मल्टीप्लिकेशन में है तो वो यहाँ डिवीजन में आ जाएगा, इक्वल्स टू 2F - 55 अपॉन 185 + F, ये वैसा का वैसा ही है। यहाँ पे आ जाएगा 0.125, यहाँ पे माइनस की साइन थी इसकी वजह से, क्योंकि छोटे में से बड़ा नंबर माइनस हुआ है, तो -0.125 इक्वल्स टू 2F - 55 अपॉन 185 + F। तो 0.125 को आप 1/8 भी लिख सकते हो, 1/8 करोगे तो 0.125 आता है,
ठीक है। ये थोड़ा बहुत आपको आइडिया होता ही है इन चीज़ों का, वरना ज़रूरत नहीं पड़ती है, वैसे ही सिंप्लीफाई हो जाता है, बट ऐसे करोगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो -1/8 इक्वल्स टू 2f माइनस 55 अपॉन 185 प्लस एफ। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो या फिर इधर के उधर करो। ठीक है, 185 प्लस एफ इस साइड आ जाएगा, 185 प्लस एफ, इधर माइनस का साइन है तो 185 प्लस एफ जो होगा वो पूरा माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो -185 माइनस एफ इक्वल्स टू 8 इस साइड जाएगा तो सब कुछ 8 से मल्टीप्लाई होगा, तो 8 इंटू 2 इंटू एफ तो 16f, 8 इंटू 55 तो 440, -440 क्योंकि यहाँ पे माइनस की साइन है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, f इस साइड आ जाएगा तो 17f, 440 माइनस 185, ठीक है, तो वो आ जाएगा 225, 17f इक्वल्स टू 225, तो f आ गया हमारे पास 15। ठीक है, ये समझ में आया होगा, वरना रिवाइंड करके देखो। बस हमने कुछ नहीं किया, फॉर्मूला अप्लाई किया है और कैलकुलेशन है। ठीक है, वो बहुत छोटा ही कैलकुलेशन है क्योंकि यूआई वाली मेथड से गए हैं। तो 52 क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। अब 53rd को देखते हैं, वो भी स्टैटिस्टिक्स का ही क्वेश्चन है, वो भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही है। इसमें हमें मीडियन दिया है मीन की जगह, और हमें फाइंड करनी है दो फ्रीक्वेंसीज। यहाँ पे हमें दो दी गई है, F1 और F2, जो हमें फाइंड करनी है, और यहाँ पे हमें मीडियन दिया है n, हमें बताया है सिग्मा f तो है वो 100 है, और मीडियन 32 है, और F1 और F2 हमको फाइंड करनी है। तो मीडियन वाले में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मीडियन वाला बहुत ही इजी है क्योंकि उसमें एक ही मेथड है, वो भी इजी है। क्लासेस है, फ्रीक्वेंसी है, CF फाइंड कर सकते हैं। CF मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाना है, 10 है तो 10 का 10 ही, उसके बाद दूसरे वाले में 10 प्लस ये वाली फ्रीक्वेंसी तो 10 प्लस F1, 10 प्लस F1 में 25 ऐड करो तो 35 प्लस F1, 35 प्लस F1 में 30 ऐड करो तो 65 प्लस F1, 65 प्लस F1 में F2 ऐड करो तो 65 प्लस F1 प्लस F2, 10 ऐड करो तो 75 प्लस F1 प्लस F2। अब आपको पता है कि लास्ट में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे जो भी चीज़ लास्ट में आती है वो एक्चुअल में सिग्मा एफ ही होती है। जैसे यहाँ पे सपोज करो एफ है, यहाँ CF है, तो यहाँ पे है 2 3 5, और हमें पता है कि ये पूरा टोटल 10 है, तो हम जब भी CF यहाँ पे इस साइड लिखेंगे 2, फिर इसको ऐड करके 5, फिर इसको ऐड करके 10, तो यहाँ लास्ट में जो भी वैल्यू आती है वो सिग्मा एफ ही होती है। मतलब 75 प्लस F1 प्लस F2 तो एक्चुअल में 100 होगा, क्योंकि हमें पता है कि ये 100 है, तो 75 दूसरी साइड जाएगा, तो क्या F1 प्लस F2 हमें मिल जाएगा 25, तो इसको इक्वेशन 1 कह देंगे, क्योंकि हमें F1 F2 निकालना है, तो उसमें जो भी इक्वेशन मिलेंगी हम उसे नंबर देते जाएंगे और फिर लास्ट में देखेंगे। तो F1 प्लस F2 25 मिल गया। अब मीडियन 32 है, 32 कौन से क्लास में लाया करेगा, 32 40, यानी क्लास मिल गया जिसमें मीडियन लाया करता है, तो यहाँ से L भी मिल गया, L यानी लोअर बाउंड्री पॉइंट मीडियन क्लास का, तो वो 30, तो L 30, फ्रीक्वेंसी उसी क्लास की तो वो 30, CF उसके ऊपर वाले की होती है प्रीसीडिंग क्लास की, तो वो है 35 प्लस F1। तो अब क्या है, बस फॉर्मूला में पुट करना है। मीडियन की फॉर्मूला क्या है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू सी। फॉर्मूला सारी याद रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं याद रह रही है तो लिख के याद करो, बट करना है। यहाँ पे बस पुट करना है, m की जगह 32 हमें गिवन है, मीडियन 32, L हमने 30 फाइंड किया प्लस n/2, n/2 क्या है, n या 100 दिया हुआ है सिग्मा f, ठीक है, उसको डिवाइड बाय 2 करना है, तो 100/2 करेंगे तो क्या 50 आएगा, तो बस वही 50 माइनस CF जो हमने सिलेक्ट किया है मीडियन क्लास के ऊपर वाला, तो वो माइनस है, तो माइनस में खुलेगा पूरा, तो -35 माइनस F1 ऐसे है, तो दोनों को माइनस की साइन मिलेगी, तो -35 माइनस F1 अपॉन F क्या है 30 इंटू C क्या है क्लास लेंथ यानी साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, तो वो है 10, तो यहाँ पे 10। यहाँ से कैलकुलेशन करो तो यहाँ से ये 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ से यहाँ पहले ये दिखते 32 माइनस 30 इस साइड आएगा तो माइनस में आएगा, तो ये है 2 बचेगा इक्वल्स टू 50 माइनस 35, 15 माइनस F1, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, तो 15 माइनस F1 अपॉन 3, यहाँ पे 2 है, तो ये 3 दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई होकर 6 बन जाएगा, तो 6 इक्वल्स टू 15 माइनस F1, और F1 ऐसे है 6 इक्वल्स टू 15 माइनस F1 दूसरी साइड जाएगा और 6 इस साइड आएगा, तो 15 माइनस 6, F1 इक्वल्स टू 9, F1 इक्वल्स टू 9 मिल गया। अब इसको इक्वेशन 1 में पुट करो, F1 की जगह 9 पुट करोगे तो F2 क्या आएगा 16,
ठीक है, तो दोनों मिल चुकी हैं, F1 और F2 दोनों की वैल्यूज़ हमें मिल चुकी है और हमारा यहाँ पे सेक्शन डी कंप्लीट हो चुका है। तो फाइनली हमने कौन सा, हाँ, क्वेश्चन पेपर 2 कंप्लीट किया है। क्वेश्चन पेपर 2 कंप्लीट किया है और हम इसके बाद से हमारा क्वेश्चन पेपर 3 स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल इसी पैटर्न में, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, इसी पैटर्न में हमारे क्वेश्चन पेपर हम लोग स्टार्ट रखेंगे सीरीज़ के। और रिवीजन सीरीज़ में भी प्यार सपोर्ट मिला इसी तरह से, तो वो भी आगे कंटिन्यू रहेगी। और ट्रिक्स के वीडियोस हैं, सॉल्यूशंस के वीडियोस हैं, अपडेट्स हैं, बहुत कुछ है। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी मैं आपको। और मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर रहे हो। एफर्ट्स आपको दिख रहे हैं, हर एक सेक्शन को कितना डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, हर एक सम को, ठीक है। और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए इसीलिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय।